कभी कभी ना बस एक पल, एक जवाब या सिर्फ एक नाम पूरी की पूरी कहानी कह जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक कहानी जो एक इंसान के हिम्मत भरे जवाब से शुरू हुई और फिर पूरे देश में गूंज गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी मन में सोचते जरूर हैं। जब एक गुस्साई भीड़ जो कुछ सुनने को तैयार नहीं किसी को घेर लेती है, तो कौन है वो जो बीच में आने की हिम्मत करता है? आखिर क्या बात होती है उस एक इंसान में जो उसे पूरी भीड़ के सामने खड़ा कर देती है? आज की हमारी पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बस ये 3 शब्द और एक उग्र भीड़ एकदम खामोश। ये वो जवाब था जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा जवाब जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। तो आखिर ये जवाब क्यों दिया गया? किसको दिया गया? चलिए सीधे उस घटना के बीच चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है इसी एक नाम से, मोहम्मद दीपक। ये नाम अब सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एकता और हिम्मत का प्रतीक बन गया है। अब इसकी ताकत को समझने के लिए हमें उस दिन, उस जगह पर वापस चलना होगा जहां ये सब शुरू हुआ। और तारीख थी 26 जनवरी। सोचिए, एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और दूसरी तरफ उत्तराखंड के कोटद्वार की एक सड़क पर हमारे संविधान की आत्मा को ही चुनौती दी जा रही थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था। तभी एक लोकल जिम के मालिक दीपक कश्यप ने देखा कि एक 70 साल के बुजुर्ग को एक भीड़ ने घेर रखा है और उन्हें परेशान कर रही है। बस उस पल दीपक से चुप नहीं रहा गया। तो आखिर ये टकराव हो क्यों रहा था? इसकी जड़ क्या थी? देखिए, भीड़ की मांग बिल्कुल सीधी थी और डराने वाली भी। उनकी मांग थी कि बाबा स्कूल ड्रेस एंड यूनिफॉर्म के नाम से बाबा शब्द हटा दिया जाए। और धमकी भी साफ थी, या तो नाम बदलो या फिर खुद बाबा बन जाओ। और कारण ये दिया गया कि दुकान का नाम शहर के सिद्ध बली बाबा हनुमान मंदिर से मिलता जुलता है। अब इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए सिर्फ उस दिन के टकराव को देखना काफी नहीं है। हमें थोड़ा पीछे जाकर इस दुकान के इतिहास को भी जानना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक दुकान की नहीं, एक परिवार की भी है। देखिए, ये कोई नई नवेली दुकान नहीं थी। पूरे 35 साल से ये दुकान इसी नाम से चल रही थी। इसके मालिक हैं वकील अहमद, 70 साल के बुजुर्ग जो पार्किंसंस की बीमारी से भी जूझ रहे हैं। उनका परिवार 1956 से उस जमीन का मालिक है, लेकिन पिछले 2 महीनों से उन पर लगातार नाम बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। और 26 जनवरी को यही दबाव एक खुले टकराव में बदल गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, एक ऐसा मोड़ जो हैरान कर देता है, क्योंकि जिस इंसान ने शांति कायम करने की कोशिश की, वही कानून के निशाने पर आ गया। मतलब दीपक कश्यप ने एक बुजुर्ग को भीड़ से बचाया और बदले में हुआ क्या? पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस घटना के बाद कुल मिलाकर 3 एफआईआर दर्ज हुई। पहली 30-40 अज्ञात लोगों की भीड़ के खिलाफ, दूसरी अभद्र भाषा के इस्तेमाल के लिए, और तीसरी एफआईआर सीधे दीपक और उनके दोस्त विजय रावत के नाम पर। कमाल की बात देखिए, जो भीड़ हिंसा कर रही थी वो अज्ञात रह गई, लेकिन जो मदद के लिए आगे आया उसका नाम एफआईआर में था। लेकिन जहां एक तरफ सिस्टम ने ये किया, वहीं दूसरी तरफ लोगों की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। इस घटना के बाद जानते हैं क्या हुआ? दीपक के सोशल मीडिया फॉलोअर्स कुछ हजार से सीधे बढ़कर 15 लाख से भी ज्यादा हो गए। ये एक साफ इशारा था कि लोगों ने उनके साहस को पहचाना और सराहा। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा सा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी होगी। क्योंकि दीपक के साथ जो हुआ वो कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में चल रहे एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर 2025 में नैनीताल की शैला नेगी को देखिए। जब एक अफवाह के बाद कुछ दुकानों पर हमला किया गया, तो शैला अकेली उस भीड़ के सामने खड़ी हो गई और उनसे सवाल करने लगी। शैला और दीपक जैसे लोग हमें ये दिखाते हैं कि नफरत के खिलाफ हिम्मत की आवाज़ें भी उठ रही हैं। और ये पैटर्न हमें उन कहानियों तक भी ले जाता है जहां नतीजा बहुत विनाशकारी रहा, जैसे अयोध्या में मोएद खान की कहानी। उन पर कुछ आरोप लगे और अदालत का कोई फैसला आने से पहले ही उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया, और बाद में
बाद में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। तब ये सोचने पर मजबूरी होती है कि काश उस दिन अयोध्या में भी कोई दीपक होता। और हाँ, ये सिर्फ कुछ एक दो किस्से नहीं है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी इसी पैटर्न की तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट का साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड में अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक मुस्लिम व्यक्ति पर लगे कथित आरोप का इस्तेमाल पूरे समुदाय को निशाना बनाने और परेशान करने के लिए किया जाता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि जब कोई इस नफरत के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई कानून नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए बहुत साफ गाइडलाइंस जारी की थीं। इनमें हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने, भड़काऊ मैसेज को फैलने से रोकने और ये प्रचार करने की बात थी कि मॉब वायलेंस के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या इन गाइडलाइंस का पालन हुआ? दीपक का मामला देखकर तो यही लगता है कि कागज पर लिखे कानून और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और दीपक को अपने इस साहस की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। घटना के बाद उनके जिम के बाहर 100-150 लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिलने लगीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि उन्हें अपनी माँ, पत्नी और छोटी बेटी की सुरक्षा की चिंता है। सोचिए, इंसानियत दिखाने का ये सिला मिला। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं। दीपक की कहानी हमें एक तरफ तो ये दिखाती है कि एक अकेले आवाज में भी एक पूरी भीड़ को चुप कराने की ताकत होती है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि सच के लिए आवाज उठाने की एक कीमत होती है। तो नफरत के इस माहौल में एक अकेले आवाज की असली ताकत आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।